नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका हमारे इस YouTube मंच पर। दोस्तों, लोकसभा चुनाव चल रहा है। नई सरकार बनाने को लेकर इस देश के मतदाता लोकतंत्र के महापर्व में हिस्सा ले रहे हैं और आमतौर पर हर चुनाव में सत्ता समर्थक या सत्ता विरोधी रुझान जो देखने को मिलता है वो देश के अधिकांश हिस्सों से गायब है। मतदाता उदासीन है, वोटर उदासीन है। सबके अपने अपने मुद्दे हैं। न तो किसी अच्छे दिन की आस है और ना ही किसी बालाकोट सर्जिकल स्ट्राइक जैसा माहौल है। आज की तारीख में कह सकते हैं कि इस देश के मतदाताओं ने चुप्पी साध रखी है। लेकिन एक राज्य ऐसा है जहां के मतदाताओं ने चुप्पी नहीं साधी है। वहां के वोटर्स के तमाम मुद्दे अपनी जगह, मराठा आरक्षण अपनी जगह, स्थानीय मुद्दे अपनी जगह, लेकिन एक पार्टी विशेष को चुनाव में हटाना है, सत्ता से हटाना है। एक पार्टी विशेष के खिलाफ गुस्सा है और नरेंद्र मोदी महाराष्ट्र के वोटर्स के लिए कोई आकर्षण का केंद्र नहीं है। ये स्थिति महाराष्ट्र में बनी हुई है। तो जिस राज्य ने 48 में से 41 लोकसभा सीटें पिछले 2 चुनावों से भारतीय जनता पार्टी को देने का काम किया, वो राज्य अचानक से एंटी मोदी क्यों हो गया? क्या ये हालात इसलिए बने क्योंकि गुवाहाटी मॉडल के तहत सरकार बनी, 2-2 पार्टियां तोड़ी गई और अब सरकार के साथ जा चुके नेता छगन भुजबल भी इस बात को मान रहे हैं कि महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे और शरद पवार के लिए सहानुभूति लहर है। जमीन पर भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ आक्रोश, जिसे खुलकर तो नहीं कह रहे छगन भुजबल, लेकिन काफी कुछ कह दे रहे हैं। एनडीटीवी को दिए एक इंटरव्यू में उन्होंने बात कही है। तो क्या है महाराष्ट्र के सियासी हालात, इसी पर चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ जाने माने पत्रकारों, राजनीतिक विश्लेषकों और समाजशास्त्रियों का एक पैनल मौजूद है। हमारे साथ मौजूद है महाराष्ट्र के वरिष्ठ पत्रकार, द न्यू इंडियन एक्सप्रेस से जुड़े सुधीर सूर्यवंशी जी। हमारे साथ मौजूद है शिक्षाविद और राजनीतिक मसलों पर बहुत गंभीरता के साथ अपनी राय रखने वाले संदीप मनुधने जी, और थोड़ी देर में हमारे साथ जुड़ रहे हैं वरिष्ठ पत्रकार विवेक देशपांडे जी एवं मुंबई से धनंजय कुमार जी। सीधे सुधीर सूर्यवंशी जी, मैं आप ही के पास आ रहा हूं। क्या लग रहा है सुधीर जी आपको कि महाराष्ट्र की 48 लोकसभा सीटों में ऐसे हालात कैसे बन गए जिसमें भारतीय जनता पार्टी के लिए इतनी दुश्वारियां पेश आ रही है? ये गुवाहाटी मॉडल की सरकार कुछ प्रोजेक्ट उठाकर महाराष्ट्र को जो नितिन गडकरी के प्रयासों से मिले थे उसे गुजरात शिफ्ट करने की कवायद, मराठा आरक्षण, ओबीसी के कोटे में कुणबी सर्टिफिकेट के साथ मराठों को घुसाए जाने की पूरी प्रक्रिया, इस प्रक्रिया को सुधीर जी कैसे देखते हैं? अभिषेक जी, आप देखेंगे 2 चरण का चुनाव हो गया है महाराष्ट्र में। पहले चरण में 5 सीट थी और दूसरे चरण में 8 सीटें और तीसरे चरण में 12 सीट है। आप देखेंगे 2014 और 2019 में जिस तरीके से चुनाव हुआ, एक तरफा चुनाव था। एक तरह की आप लहर कीजिए और एक तरह का हाइपर नेशनलिज्म कीजिए और एक तरह का 2014 में जैसे कांग्रेस को हटाने के लिए एक एंगर से वोटिंग हुआ था। तो वोटिंग परसेंटेज लगभग 60 के परसेंट के ऊपर था, 65-64% था। लेकिन इस बार वोटिंग परसेंटेज 60% से नीचे है। महाराष्ट्र से कुछ जगह पर 50%, 52% वोटिंग है। तो इसका मतलब लोग ज्यादा पैमाने पे घर के बाहर निकल नहीं रहे वोटिंग देने के लिए। अभी वो कौन से लोग हैं जो निकल नहीं रहे, ये सबसे बड़ी अहम बात है। दूसरी बात, महाराष्ट्र में जिस तरीके से पार्टियां तोड़ी गई, पार्टियां छीनी गई, सरकार गिराई गई, इसलिए जो स्वाभिमान मराठी आदमी का था उसको एक तरह से ठेस पहुंची है। तो मराठी आदमी बहुत मेरे ख्याल से दिन राह देख रहा था इलेक्शन, क्योंकि महाराष्ट्र में लोकल बॉडी ही नहीं है 2 साल से। कोई जिला परिषद का इलेक्शन नहीं हुआ, म्यूनिसिपालिटी का इलेक्शन नहीं हुआ। ऐसी पहली बार हो लोगों को शिकायत करनी, उनके यहाँ पानी का प्रॉब्लम है, गर्मी चल रही, गर्मी के काफी लोड शेडिंग काफी जगह पे चल रही, तो कंप्लेंट कर रहे हैं, लेकिन कोई लोकल बॉडी ही नहीं है यहाँ पे। तो एक तरह से जैसे राजीव गांधी ने जो पंचायत मॉडल रखा का, जो थर्ड डेमोक्रेसी की नींव थी, जैसे पार्लियामेंट है, स्टेट असेंबली और लोकल बॉडी थी, वो तो थर्ड लेयर ही गायब कर दिया गया महाराष्ट्र से। वो सबसे बड़ी बात थी। उसके बाद में इलेक्शन नहीं हुआ था। इसीलिए मुझे लगता है कि जो लोगों का जो गुस्सा है, जो लोगों का वो गुस्सा इस इलेक्शन में भी दिखेगा, जिसको आप अंडर करंट कहिए। कुछ लोग बोलो वो वेव दिख नहीं रही है, लेकिन वो मेरे ख्याल से वो सबसे बड़ा अंडर करंट है। तीसरी अहम बात,
महाराष्ट्र में जिस तरह से बीजेपी ने 2014 और 19 में जो नंबर पाए थे वो बिल्कुल इस बात बिल्कुल नंबर पा नहीं सकते। इसमें जो भी सीट का जो चुनाव हो रहा है, जो भी सीट पे जो भी लोग खड़े, यहाँ पे सब सीटों पे कांटे की टक्कर है। और मेरा जो अनुमान है, जो इतने साल का मैं राजनीति देख रहा हूँ और पढ़ता हूँ, लोगों से बात करता हूँ, तो मुझे लगता है कि कोई भी सीट ज्यादा अंतर से कोई उम्मीदवार जीतेगा नहीं। जैसे 2014 और 19 में 2 लाख, 3 लाख, 1 लाख वोटों से लोग जीतते थे, तो मुझे लगता है ये अंतर बिल्कुल भी नहीं रहेगा। 10,000, 20,000, 50,000 के इर्द गिर्द ही कोई कैंडिडेट चुन के जाएगा और हारेगा। तो मुझे लगा है सब तरफ कांटे की टक्कर है। और तीसरी बात कहना चाहता हूं, महाराष्ट्र में जो लोग का वोटिंग का जो पैटर्न लग रहा है, वो डिफीट करने के लिए, लोगों का हराने के लिए है। महाराष्ट्र में ऑलरेडी बीजेपी के पिक पे है 42 सीट से, नवनीत राणा की सीट पकड़ के। तो जो लोग वोटिंग करे वो गिराने के लिए वोटिंग करे। तो अभी बीजेपी के सामने चुनौती है कि कितने कम सीट गिरे, कितने कम सीट गिरे। और दूसरी तरफ महाविकास आघाड़ी और अपोजिशन का प्रयास ज्यादा से ज्यादा सीट गिराया जाए। इसलिए यहाँ पे आप देख रहे हैं लहर क्यों नहीं कि मोदी जी, मेरे ख्याल से अल्टरनेट डे और हर दिन सभा हो रही है, लेकिन सभा में ऐसी जो भीड़ आनी चाहिए, लोग नहीं आनी चाहिए। आपको ताज्जुब होगा, नरेंद्र मोदी की कल कोल्हापुर में रैली हुई, और रैली का जो फोटो है, उनके जो कुछ सोशल मीडिया हैंडलर है, उन्होंने युगांडा और बाहर का अफ्रीकन कोई कंट्री का फोटो, जो भीड़ का फोटो वायरल किया। लोगों ने बताया इलेक्शन महाराष्ट्र में, कोल्हापुर में तुम युगांडा का फोटो कहाँ वायरल। तो इसका मतलब है कि भीड़ नहीं दिख रही है फोटो में। आप फोटो देंगे तो छोटे क्लोजअप फोटो ज्यादा है, लॉन्ग शॉट नहीं है। और दूसरी तरफ आप देखेंगे शरद पवार, उद्धव ठाकरे और कांग्रेस की प्रियंका गांधी और राहुल गांधी की रैली जो हुई थी अमरावती और सोलापुर में, भयंकर भीड़ थी। और मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये छगन भुजबल बोल रहे, जो एनडीए के जो अलाई पार्टनर है, एनसीपी के मिनिस्टर, वो खुद बोल रहे कि शरद पवार, उद्धव ठाकरे के देखने के लिए, उनके भाषण सुनने के लिए ज्यादा पैमाने में लोग आ रहे हैं, उनको बहुत बड़ी सिंपैथी है। तो ये सबसे बड़ी मेरे ख्याल से एक बात उभर के आ रही कि अपोजिशन म्हणजे जो रूलिंग पार्टी है, सत्ता पार्टी, उनके ही लोग कह रहे कि विरोधों को ज्यादा मेरे ख्याल से मार्जिन लग रहा है, एज लग रहा है, उनकी सभा और उनकी रैली बड़े पैमाने में हो रही है। इसमें सब चीजें आ जाती है, इसमें सब जो कुछ कहना इलेक्शन में क्या होने वाला है महाराष्ट्र में, ये सब चीज आती है। और तीसरी अहम बात मैं आपको कहना चाहता हूँ, जिस तरीके से विदर्भ में वोटिंग हुआ, वोटिंग में कांग्रेस ने, भारतीय जनता पार्टी एक नेशनल इशू, राम मंदिर हो, 370 हो, बाकी धार्मिक ध्रुवीकरण करने का प्रयास किया गया, लेकिन कांग्रेस हो, राष्ट्रवादी कांग्रेस हो, शरद पवार की और शिवसेना हो, इन्होंने स्थानिक जो मुद्दे हैं, जैसे लोकल जो इश्यूज, जैसे एम्प्लॉयमेंट है, यहाँ के सब एम्प्लॉयमेंट गुजरात चले जाते हैं। यहाँ के जैसे कल ही प्याज का बहुत बड़ा मसला हुआ, जो नासिक, नगर और पुणे बेल्ट में सबसे बड़ा मसला है। महाराष्ट्र के प्याज बाहर नहीं जा सकते, लेकिन गुजरात को जो व्हाइट प्याज है, जो सफेद प्याज, उसको परमिशन दिया मोदी जी ने। भाई गुजरात का प्याज जा रहा है, लेकिन महाराष्ट्र का प्याज नहीं जा रहा है। तो इसके वजह से लोगों में एक तरह से गुस्सा है। वो मेरे ख्याल से वोटिंग में वो सब चीजें दिखेगी। और जैसे मैंने विदर्भ में कहा, कांग्रेस ने मेरे ख्याल से वहां पे डीएम के फैक्टर के ऊपर ज्यादा फोकस किया, लोकल इश्यूज के ऊपर ज्यादा फोकस किया, खास कैलकुलेशन के ऊपर ज्यादा फोकस किया। और जो मराठवाड़ा में जो चुनाव होगा अभी, वो सबसे मेरे ख्याल से अहम होगा। आपको ताज्जुब होगा कि मराठवाड़ा में पार्टी वर्सेस पार्टी इलेक्शन नहीं हो रहा है, वहां पे कास्ट वर्सेस कास्ट इलेक्शन हो रहा है, ओबीसी वर्सेस मराठा इलेक्शन हो रहा है, जो भी कास्ट है उसके वर्सेस इलेक्शन हो रहा है। तो मेरे ख्याल से मराठवाड़ा, विदर्भ और पूरे महाराष्ट्र के जो इलेक्शन के रिजल्ट आएंगे, काफी चौंकाने वाले रहेंगे। जो लोग जीत नहीं सकते वो लोग जीत जाएंगे, जो लोग जीतना चाहिए वो लोग हार जाएंगे। ऐसे बहुत ही शॉकिंग रिजल्ट महाराष्ट्र में अपने को देखने को मिलेगा। सुधीर जी, आपने तो धागा खोल कर रख दिया। मैं अभी आ रहा हूं आपके पास। आप मुंबई में बैठे हुए हैं, लेकिन महाराष्ट्र के दूसरे छोर पर विदर्भ इलाके में विवेक देशपांडे जी बैठे हुए हैं। विवेक जी, क्या हालात आपको दिखाई दे रहे हैं? क्योंकि दिल्ली तक जो खबरें आ रही हैं उसमें तो ये आ रहा है कि नितिन गडकरी को भी अपने चुनाव में पसीने छूट गए हैं इस चुनाव में, क्या और अंततः नतीजा क्या होगा किसी को नहीं पता है। विदर्भ किस तरफ जा रहा है? क्या विदर्भ पर अब भी किसी मोदी वेव का असर आपको दिखाई दे रहा है? जी, अभिषेक जी, विदर्भ में आपको जैसे पता है कि विदर्भ में जो पिछली बार चुनाव हुआ था 2019 में, तो उसमें
शिवसेना और भाजपा का जो अलायंस था उसको कुल मिलाकर 9 सीटें मिली थी और एक सीट केवल 9 यानी उसमें से 8 ही मिली थी। एक तो नवनीत राणा जो है बाद में उनके साथ अलायंस पार्टनर बन गई और एक सीट केवल जो है वो बाळू धानोरकर चुनकर आए थे चंद्रपुर से, वो कांग्रेस के थे। तो कांग्रेस को एक ही सीट मिली थी, बाकी एनसीपी और किसी को कुछ नहीं मिला था। भाजपा को मिली थी बाकी 8 सीटें। तो इस तरह से विदर्भ में पूरा लॉपसाइडेड एक तरफा पिछली बार चुनाव हुआ था और कुछ इसी तरह से बाकी स्टेट के बाकी पार्ट्स में भी हुआ था। जैसे 48 में से 41 सीटें भाजपा और शिवसेना के अलायंस को उस समय मिली थी। तो विदर्भ में अब की बार जो परिस्थिति है वो इस तरह से है कि जैसे अभी सुधीर जी ने कहा, जो डीएमके फैक्टर है वो डीएमके फैक्टर बहुत जबरदस्त तरीके से काम कर रहा है। मैं दो चार जी वो दलित, मुस्लिम और कुणबी ऐसा एक कॉम्बिनेशन जो है वो पहली बार नहीं, इससे पहले भी इस तरह का कॉम्बिनेशन कभी देखा गया है। तो ये जो डीएमके फैक्टर है ये किस तरह से काम कर रहा है, मेरी 2-3 दिन पहले एक संघ के बड़े व्यक्ति से बात हो रही थी। मतलब वो संघ किसी संलग्न संस्था से वो पदाधिकारी है, उनसे बात हो रही थी। उनसे मैंने पूछा चंद्रपुर के बारे में, अब की बार चंद्रपुर में क्या होने जा रहा है, क्योंकि वहां पर वो जो प्रत्याशी है भाजपा के सुधीर मुनगंटीवार, वो बड़े भाजपा के बड़े सीनियर नेता है। 2014 में जब मुख्यमंत्री पद के दावेदारी की बात चल रही थी तो उस समय जो 4-5 नाम सामने थे उसमें देवेंद्र फडणवीस के साथ में सुधीर मुनगंटीवार जी का भी नाम था। ये बात अलग है कि बाद में उनका नाम कट गया क्योंकि वो गडकरी वाले थे और देवेंद्र फडणवीस जो है नरेंद्र मोदी और अमित शाह का चॉइस था। तो वो जो मुनगंटीवार जी है वो इस बार हारेंगे ऐसा उन्होंने कहा, जो संघ के सीनियर नेता है उन्होंने कहा। तो मैंने पूछा कि ऐसा क्यों हुआ, तो उन्होंने कहा कि हमारे यहाँ कुणबी बहुत चला, कुणबी वोट बहुत चला, इसलिए कि वो जो धानोरकर मैडम है, प्रतिभा धानोरकर, जो बाळू धानोरकर की पत्नी है, वो अभी कांग्रेस की प्रत्याशी है वहां पर, जो बाळू धानोरकर जिनकी डेथ हो गई पिछले साल, उनकी वो पत्नी है जो प्रत्याशी है कांग्रेस की, तो वो कुणबी है। तो कुणबी वोट हमारे यहाँ बहुत चला। तो वहां पर वैसे तो वहां पर मुस्लिम वोट बहुत ज्यादा नहीं है, चंद्रपुर में 50,000 के करीब होंगे, लेकिन दलित वोट है अच्छा। तो दलित, कुणबी और कुणबी यानी मराठा, वो कुणबी जो है वो मराठा का ही एक पार्ट माना जाता है। मतलब गडकरी को क्यों दिक्कत आने लगी थी जी, तो वही मैं बता रहा हूँ। तो वहां पर जिस तरह से सुधीर मुनगंटीवार बहुत मुश्किल में है, बिल्कुल उसी तरह से नागपुर में गडकरी जी भी मुश्किल में है, ऐसा बहुत लोग कह रहे हैं। हालांकि मेरा व्यक्तिगत मत यह है कि नितिन गडकरी थोड़े बहुत मार्जिन से क्यों ना हो, लेकिन नितिन गडकरी ही जीतेंगे, ऐसा ऐसा मेरा अनुमान है। मेरा अगर अनुमान गलत होता है तो इसका मतलब ये है कि ट्रेंड मैं समझता हूँ उससे बहुत ज्यादा सीवियर है। लेकिन नागपुर में वो मुश्किल में इस तरह से है कि वो जो उनका वोट का मार्जिन है वो पिछली बार 2,16,000 था। उससे पहले जब वो चुनाव लड़े 2014 में पहली बार, उस समय उनका 2,76,000-78,000 कुछ था, तो 84,000 वगैरह ऐसा कुछ था। तो वो अब की बार अगर हजारों के सिर्फ इस तादाद में आता है 10,000 15,000, तो वो बहुत बड़ी एक तरह से हार ही हो ऐसा मानने के लिए एक स्कोप होगा। और नागपुर में भी जो कांग्रेस के प्रत्याशी है वो है कुणबी विकास ठाकरे। तो हालांकि उनकी जो देवेंद्र फडणवीस के साथ में नजदीकियां है उसकी चर्चा काफी दिनों से होती रही है। तो विकास ठाकरे कुणबी है। नागपुर में दलित मुस्लिम जो बहुल इलाके हैं वहां पर अच्छा वोटिंग हुआ है, बाकी इलाकों से वहां पर ज्यादा वोटिंग हुआ है। जी विवेक जी, नितिन गडकरी नागपुर से कैंडिडेट है, प्रधानमंत्री ने नागपुर में रात गुजारी, 10 सालों में पहला मौका आया, लेकिन नितिन गडकरी और प्रधानमंत्री की मुलाकात नहीं हुई। तो मुझे नहीं पता कि मोहन से मुलाकात हुई या नहीं, बावजूद इसके हालात खराब है। और क्यों मुलाकात नहीं हुई नितिन गडकरी से? नहीं, वो मुझे पता नहीं। प्रोटोकॉल के हिसाब से तो मैं जो समझता हूँ, जितनी मेरी समझ है, अगर प्रोटोकॉल फॉलो किया है तो खुद गडकरी जी वहां पर मिलने जाए, इस तरह से होना चाहिए। कोई मोदी जी तो उनको इनवाइट नहीं करेंगे कि आप आइए मुझसे मिलिए, ऐसा तो वो कहेंगे नहीं। प्रोटोकॉल ये कहता है कि गडकरी जी खुद चले जाए और मिले उनसे, या फिर मैसेज भेजे कि मैं मिलने आता हूँ और वो फिर बुला ले, इसी तरह से होना चाहिए। तो वैसे कुछ होता हुआ दिखाई नहीं दिया, नहीं हुआ है। वो
कुछ कार्यकर्ताओं से मिले या फिर किसी एलजीबीटी कम्युनिटी के लोगों से मिले, इस तरह की सिर्फ एक र्यूमर्स हमने सुनी है। प्रत्यक्ष क्या हुआ किसी को पता नहीं है। तो ये जो बात चल रही है, आपको मैं बता दूं कि एक 7-8 महीने पहले की बात है, इंडियन एक्सप्रेस में एक स्टोरी छपी थी। वो स्टोरी ये थी कि महाराष्ट्र के जिन इलाकों में वो जो प्रधानमंत्री की एक कोई विकसित भारत यात्रा निकली थी, वो देश के पूरे कोने कोने में सरकार की योजनाएं जो है उसको ले जाना और योजनाओं का प्रचार प्रसार करना, और वो सारा जो जिम्मा है वो सरकारी अधिकारियों को दिया गया था। तो सरकारी अधिकारी जो है वो मोदी जी का प्रचार कर रहे हैं देश में। इस तरह का पहली बार इस देश में हुआ। वो सारे देश में घूम रहे थे वो गाड़ी लेकर, विकसित भारत। तो वो सुनिए मेरी बात, वो जो विकसित भारत यात्रा है उसको कई गांवों में लोगों ने भगाया। उनको कहा कि आप भागिए यहाँ से, बिल्कुल जाइए, यहाँ पे रुकना नहीं। आप मोदी सरकार क्यों कह रहे हैं, आप भारत सरकार क्यों नहीं कह रहे? तो मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये भाजपा के खिलाफ गुस्सा है, ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि ये पर्सनली मोदी जी के खिलाफ गुस्सा है। मैं चंद्रपुर और बाकी जगह जहां इलेक्शन हुआ वहां के कुछ पत्रकारों से मेरी बात हुई। उन्होंने कहा पहली बार हमने ग्रामीण इलाकों से मोदी जी के ऊपर टीका टिप्पणी, मोदी जी की निंदा सुनी है, पहली बार। इससे पहले कभी हमने ये नहीं सुना। तो ये जो मोदी जी के खिलाफ गुस्सा है, ये मुझे लगता है कहीं ना कहीं जिस तरह की राजनीति महाराष्ट्र में मोदी जी ने की है, मोदी शाह ने की है, उस राजनीति का ही एक तरह से परिणाम है। लोगों को ये बिल्कुल पसंद नहीं आया जिस तरह से तमाशा बना दिया महाराष्ट्र को, जो एक प्रोग्रेसिव स्टेट है जहां पर इस तरह की बातें कभी नहीं देखी गई। तो उसका एक नेगेटिव रिपरकशन, और किसानों की समस्या है, ग्रामीण भारत की समस्या है, वो भी उसके साथ है ही। किसानों की जो समस्या है वो भी उसमें रिफ्लेक्ट हो रही है। तो कुल मिलाकर सारी बातें जो है इकट्ठा आई है, सारे निगेटिव पॉइंट्स बीजेपी के खिलाफ जो है वो एक साथ अभी इस तरह के एक रिटेलिएटरी मूड जो लोगों का दिख रहा है उसमें दिखाई दे रही है। तो मुझे कोई आश्चर्य नहीं होगा कि विदर्भ में अगर जो 9-1 भाजपा के पक्ष में था वो अभी कांग्रेस और महाविकास आघाड़ी के पक्ष में हो जाए 9-1, तो मुझे आश्चर्य नहीं होगा। मैं कोई स्पेकुलेट नहीं कर रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं कि ये भी हो सकता है। जी संदीप जी, आपने अभी सुधीर सूर्यवंशी जी को भी सुना, आपने विवेक देशपांडे जी को भी सुना। दोनों लोग महाराष्ट्र के दो छोर पर मौजूद हैं और महाराष्ट्र की पूरी राजनीति पर अभी और धनंजय जी भी बताएंगे कि क्या हालात है शहरी मध्य वर्ग के। लेकिन आपसे हम जानना चाहते हैं कि कई चुनाव आपने देखे होंगे, प्रो इनकम्बेंसी होती है, कहीं एंटी इनकम्बेंसी होती है, कहीं वोटर लेथार्जिक होते हैं, कहीं वोटर अपने मुद्दे को दबा कर रखते हैं और चुनाव के बाद लगता है कि ये तो एक अंडर करंट था सरकार के अगेंस्ट, जैसा कि 2004 में देखने को मिला। और कई बार ये देखने को मिलता है कि वोटर जब चुप होता है तो सत्ता में वापसी हो जाती है। एक उदाहरण 1967 का, 67 का, लेकिन तब 2/3 मेजोरिटी वाली गवर्नमेंट थी। 62 में नेहरू जी को जो मिला था वो एक बेहद साधारण बहुमत यानी 283 के साथ इंदिरा गांधी की वापसी हुई थी। लेकिन यहां नरेंद्र मोदी की सरकार एक बेहद साधारण बहुमत पर है, 303 सीटें ही मिली, आई थिंक 54% मेजोरिटी है, साधारण बहुमत है। इस परिस्थिति में किसी एक राज्य में यदि एंटी मोदी वेव चलने की बात सामने आ रही है, उसे आप किस तरह से देख रहे हैं? क्या महाराष्ट्र प्याज के आंसू रुला देगा मोदी शाह को? जी देखिए, जितना महाराष्ट्र की राजनीति को सब लोग देख रहे हैं, कुछ फैक्टर्स तो बिल्कुल साफ हैं पिछले 3-4 सालों के। महाराष्ट्र को कुछ बड़े प्रोजेक्ट्स जो मिलने थे वो सारे गुजरात चले गए। जिस महाराष्ट्र की राजनीति में मराठी अस्मिता की इतनी बातें होती थी, उन राजनेताओं ने अपनी आंखों के सामने दसों हजारों करोड़ों के प्रोजेक्ट्स को गुजरात जाते हुए देखा। तो कहां गई थी मराठी अस्मिता? महाराष्ट्र का आम आदमी ये देख रहा है, समझ रहा है, वो अभी बोल नहीं पा रहा है, अपने पॉलिटिकल डिसेंट को आर्टिकुलेट नहीं कर पा रहा। वो तो जब बटन दबाएगा तो सब आर्टिकुलेशन होगा। हजारों नौकरियां गुजरात की तरफ शिफ्ट हो गई जो एक्चुअली महाराष्ट्र के प्रोजेक्ट्स थे। ऐसे कम से कम 3 प्रोजेक्ट तो उंगलियों पे गिनाए जा सकते हैं। तो पहला तो ये महाराष्ट्र की पॉलिटिक्स की विफलता साफ दिखती है। और फिर इसके ऐतिहासिक रूट्स आदमी तलाशने लगता है कि विभाजन के समय से ही, गुजरात महाराष्ट्र के समय से ही जो एक द्वंद्व चल रहा है, तो उसका कहीं बदला तो नहीं ले रहे हैं। हाल ही में हमने जो पूरे के पूरे मुंबई के डायमंड बिजनेस को उठा के सूरत ले जाने का पूरा प्रकल्प देखा और फिर उसका क्या हश्र हुआ हमने वो भी देखा। जिस कंपनी ने वो करवाया था
वो खुद वहां से उठ के वापस बंबई चली गई क्योंकि वहां बिजनेस वायबल नहीं था। हालांकि उसका पूरे इंडिया में फ्रंट पेज विज्ञापन देके खूब पब्लिसिटी की। तो ये सब चीजें जनता देख रही है, समझ रही है। दूसरी चीज है, सामान्य पॉलिटिक्स का जो कंप्लीट ब्रेकडाउन हो गया है महाराष्ट्र में। सारी पार्टीज को तोड़ दिया गया है, उनके चुनाव चिन्ह छीन लिए गए हैं। जिस पिता से बेटे को पार्टी गई है, बोला जा रहा है कि नहीं तुम तो हो ही नहीं, उसके बेटे कोई और ही है और यही इसका मालिक होगा। मुझे नहीं लगता कि इस देश की जनता इतना लो पॉलिटिकल आईक्यू रखती है। लेकिन संदीप जी मोदी, आप कह रहे हैं पिता से बेटे को पार्टी गई है, वहां किसी और को पार्टी छीन कर दे दी गई, और वहीं पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तो हालिया चुनाव अभियान में ये कहते हुए दिख रहे हैं कि कांग्रेस आएगी तो आपकी संपत्ति, आपके घर में 4 कमरे हैं तो 2 कमरे छीन कर किसी दूसरे को दे देगी, मुसलमानों को दे देगी। ये उल्टा आरोप क्यों लग रहा है, क्यों लगा रहे हैं मोदी? इतनी भयानक अतार्किक इलॉजिकल बातें करने पे अगर कोई बड़ा नेता उतर आए, उसका काउंटर भी क्या दिया जा सकता है? अव्वल तो कांग्रेस ने इनहेरिटेंस टैक्स की बात ही नहीं की है। ये बात तो जयंत सिन्हा और अरुण जेटली करते आए थे 2014, 15, 16, 17, 18 में। ये बात तो कांग्रेस ने कही तक नहीं है। कास्ट सेंसस करा के, वेल्थ का एक्सरे करा के, नीतियां बना के, नौकरियां दे के पिरामिड को नीचे से ऊपर समृद्ध बनाना, इसमें वेल्थ रीडिस्ट्रीब्यूशन फोर्सिबली कहां हुआ? ये हम कुछ भी बोले जा रहे हैं। अब क्योंकि ये सत्ता के शीर्ष से कहा जा रहा है, इसलिए लोग कंफ्यूज हो रहे हैं। लेकिन मैं फिर उसी बात पर आता हूं कि पार्टी को छीन के किसी और को देना, बोलना कि ये तो पिता की पार्टी नहीं, बेटे की है नहीं, किसी और की है। मुझे नहीं लगता कि भारत के सबसे इंडस्ट्रियलाइज्ड और प्रोग्रेसिव और फॉरवर्ड स्टेट महाराष्ट्र, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, इनको सबसे फॉरवर्ड माना जाता है। यहाँ के लोगों का पॉलिटिकल आईक्यू इतना मंद हो चुका, मैं तो मानने को तैयार नहीं हूं कि वो इस आर्ग्यूमेंट को स्वीकार कर लेंगे। तीसरी बड़ी चीज, जो लोकल बॉडी इलेक्शन ही नहीं हुए, कई सालों से पेंडिंग छोड़ के रखे हैं इस भय से कि पता नहीं क्या नतीजे हो जाए। क्या लोगों के डे टू डे एडमिनिस्ट्रेटिव काम सफर नहीं हो रहे हैं? मुझे तो लगता है बहुत भयंकर सफर हो रहे हैं। और एक सिटीजन हमेशा लोकल बॉडी से डील करता है, वो ना स्टेट गवर्नमेंट से डील करता है ना यूनियन गवर्नमेंट से डील करता है। तो एंटी इनकम्बेंसी यहां भी पोषित हो रही है। और फाइनली वो महाराष्ट्र वर्सेस गुजरात वाला जो एंगल है, अल्टीमेटली दोनों गुजराती नेता ही कर रहे हैं जो भी कर रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है, ऑनेस्टली स्पीकिंग, इसमें अभिषेक जी, एक्सपर्ट्स ने तो बारीकियां बहुत सारी बताई, कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगने लगा पिछले 1 साल में दैट मोदी जी हैज ओवरप्लेड हिज हैंड। उन्हें इतना सब करने की जरूरत नहीं थी। सारी पार्टियों को तोड़ देंगे, फिर वो 50-50 खोखे वाली डील्स की जो बातें हुई कि कैसे यहां से गुजरात गए, वहां से आसाम आए, फिर सब ये चीजें इतनी ब्लेटेंट हैं कि मुझे लगता है कहीं ना कहीं ये बैकफायर होना शुरू हो चुकी है। मैं आपको फिर बता दूं, 48 सीटों में कौन कितना जीतेगा मैं तो बता नहीं सकता अभी, क्योंकि ईवीएम का अपना एक अनसुलझा मुद्दा तो उसकी जगह खड़ा ही है। मैं तो हमेशा से बैलेट पेपर वोटिंग के पक्ष में रहा हूं, बहुत अच्छे से वो हो सकता है, हमने टीएन सेशन के समय देख लिया था। तो ईवीएम फाइनली क्या गुल खिलाएगी मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे ऐसा लगता है फॉर्मली, मेरे दिल में तो यह है कि एक आम जनता का सैंपल लेके आप बात करेंगे तो मेजॉरिटी निश्चित तौर पर आज भी एनडीए के पक्ष में ही जाएगी, और वो बीजेपी के पक्ष में तो बिल्कुल भी नहीं जाएगी, बीजेपी अलायंस के पक्ष में नहीं जाएगी, क्योंकि इतनी चीजों का मिश्रण हो चुका और ये सारी ही नेगेटिव चीजें हैं। फिर जबरदस्ती आपने सालों तक अपोजिशन के लीडर्स को जेल में सड़ा दिया है, जिन पर आप बोलते थे चक्की पिसिंग एंड पिसिंग, वो बड़े बड़े फूलों के गुलदस्ते लेके आपसे मिल रहे हैं। उनकी फाइलें ईडी बोल रही कि गायब हो गई, हमको तो फाइल। तो ये देश क्या एक मजाक बन चुका है? संवैधानिक परंपराएं क्या बस एक कागज का टुकड़ा है, उठा के कभी भी फेंक दो या कभी भी कोर्ट में पेश कर? कहीं ना कहीं अति हो चुकी है, और अति सर्वत्र वर्जित। हम तो यही अपील कर सकते हैं या उम्मीद कर सकते हैं कि वोटर इन चीजों को देखे, समझे और ऊपर उठ के, थोड़ा सा अपना निजी हित से भी थोड़ा ऊपर उठ के संविधान के पक्ष में जाके वोट करे। क्योंकि अगर ये ऐसा ही चलता रहा तो अल्टीमेटली वोटर्स के हित भी मारे ही जाएंगे, जैसे कि अब अनियन फार्मर्स के साथ हो ही रहा है। उनका तो फेमस स्टेटमेंट है ही ना महाराष्ट्र के अनियन बेल्ट में कि आसमानी सुल्तानी दोनों ही मार पड़ती है हमको। तो आसमानी मार तो जो क्लाइमेट चेंज की पड़ती, जब पड़ती है वेदर की, और सुल्तानी ये सरकार की जो कस्टमर सेंट्रिक नीतियां हैं, कभी भी एक्सपोर्ट पे पाबंदी लगा देना, कभी भी ये तो वो तो दोनों तरफ से मरते हैं। अब इसमें एक प्रॉब्लम जो आती है अभिषेक जी, वो ये है कि प्रोपोगेंडा मशीन इतनी तगड़ी बना ली है बीजेपी आरएसएस ने। उनकी एकमात्र अचीवमेंट 10 साल की ये है कि वो एक दिन में
व्हाट्सएप से 20 से 40 करोड़ संदेश 4 से 5 बार लोगों तक पहुंचा सकते हैं। 50 लाख से ज्यादा व्हाट्सएप ग्रुप उनके एक्टिव हैं। हमारे अपोजिशन के पास ऐसी कोई मशीन ही नहीं है, गोदी मीडिया अलग से उनके साथ है। तो होता क्या है कि एक आर्टिफिशियल रियलिटी क्रिएट कर देते हैं ये लोग, और उसको नकारा नहीं जा सकता है, वो वाकई में एक समस्या है। लोग थक गए हैं, पक गए हैं हेट से, नफरत से, लेकिन वो समस्या तो अपनी जगह है ना। जी। तो इन सब चीजों का सार, निचोड़, फाइनल जो पॉइंट मैं बोलना चाहता हूं वो बहुत सिंपल है। महाराष्ट्र के लिए तो ये परीक्षण का समय है, क्योंकि अगर इतनी विध्वंसात्मक राजनीति के बाद भी अगर मराठी लोग इस वक्त सोच समझ के वोट नहीं डालेंगे और फिर से उन्हीं को जिता के ले आएंगे, तो अगले 5 साल फिर उनको शायद शिकायत करने का हक भी नहीं रहेगा। आपने कंसेंट मैन्युफैक्चरिंग की तरफ जिक्र किया, मैं अभी आऊंगा आपके पास। धनंजय जी, मुंबई महानगर, पुणे महानगर किस तरह से सोच रहा है? क्योंकि कल एक फुटेज आई है, उसमें एक केंद्र के बड़े मंत्री हैं, हालांकि एक पत्रकार के ऊपर सुना है कि एफआईआर भी हो गई है, उसे टॉर्चर भी किया जा रहा है। एक फुटेज आई है और मंत्री है मोदी सरकार के। मोदी जी मछली खाने पर आपत्ति करते हैं कि कोई हेलीकॉप्टर में मछली खा रहा है, और वो मछुआरों के बीच वो मंत्री जी जा रहे हैं तो नाक पे रुमाल रख के जा रहे हैं वोट मांगने। कैसे सोच रहा है मुंबई महानगर, उत्तर मुंबई से लेकर साउथ मुंबई तक, दक्षिण मुंबई तक या पुणे, किस ढंग से आपको लग रहा है जिसको बीएमसी चुनने का हक नहीं मिल रहा है वो किधर जाता हुआ दिख रहा है? सुधीर भाई हो, संदीप भाई हो और विवेक भाई, तीनों ने बहुत सारी चीजें स्पष्ट कर दी। अब मुंबई और पुणे की बात कर रहे हैं, तो एक तो जो इस प्रदेश का कल्चर है जिसपे संदीप भाई ने इतना सब बोला, ये सोशल रिफॉर्म यहाँ बहुत हुए। संविधान निर्माता की जब बात आती है तो बाबा साहब अम्बेडकर की बात आती है, ज्योतिबा फूले की बात करें, शाहू महाराज की बात करें, और जिन कई लोगों की बात कर सकते हैं। वो बताता है कि ये प्रदेश जो है वो पुरातन पंथी प्रदेश नहीं है, और वो बताता है कि ये सोच समझ के डिसीजन लेता है। अब जो कहा संदीप भाई ने कि अति सर्वत्र वर्जयेत, नरेंद्र मोदी जो 5 साल जो उनको मिला था, पहला 5 साल तो वो तो मिला था कांग्रेस के खिलाफ, जो माहौल था उसके लिए उनको 5 साल मिला था। उन्होंने कहा था कि बेरोजगारी हटा देंगे, 2 करोड़ नौकरी देंगे, धन, काला धन ला देंगे, भ्रष्टाचार खत्म कर देंगे, तमाम बोला था। लेकिन जो 2019 से 2024 अब तक जो सरकार चली, वो सरकार क्या सरकार थी, सवाल ये सबसे बड़ा होता है। क्या वो सरकार चली 5 साल, या एक माफिया गैंग चला? मैं इसको कहता हूं ये माफिया गैंग था। तो क्या मुंबई में दाऊद इब्राहिम गैंग और फलाना गैंग, ढिकाना गैंग, ढेर सारे गैंग ये गैंग चल रहा है? अब बिहार में भी बहुत सारे नरसंहार हुए, क्या वो नरसंहार अब चल रहे हैं? गैंगों का जमाना चला गया। तो ये जो गैंग चलाया हिंदुइज्म के नाम पे, राम के नाम पर, मुसलमानों के खिलाफ नफरत के नाम पर, लोगों ने सब झेल लिया। क्योंकि वो मवाद जो है बहुत पुराना था। देश जब आजाद हुआ था, गांधी को गोली मारी गई थी, तब से ये चला रहा है कि देश का बंटवारा गांधी ने किया, ये हिंदू राष्ट्र हो जाता, फलाना हो जाता। तो जो सारा मवाद था वो एक साथ निकला, और मोदी जी की दूसरी बार भी सरकार बन गई। लेकिन दूसरी बार सरकार बनने के बाद हर आदमी को ये महसूस हुआ, हो सकता है जो सवर्णवादी सोच के हों उनको महसूस न हुआ हो, लेकिन अगर उनके सामने भी रोजी रोजगार एक सवाल है, बच्चों का भविष्य एक सवाल है, तो उनको भी लगेगा कि हमारे बच्चों का भविष्य कहाँ है। क्या वो भविष्य जो सरकार को हम चुनते हैं कि ये सरकार हमारे लिए बेहतर भविष्य बनाएगी, ये सरकार हमारे लिए बेहतर रास्ता बनाएगी? क्या नरेंद्र मोदी की सरकार ने ऐसा कोई भी रास्ता, छोड़िए कोई गलियारा भी बनाया, कोई पगडंडी भी बनाई जिसके रास्ते चढ़ करके आप जो है अपने भविष्य तक पहुंच सकते हैं? नफरत, नफरत, नफरत। और देख लीजिए, हम जो पौराणिक कहानियां पढ़ते हैं उसमें पढ़ते हैं एक देवता थे, एक राक्षस थे। वो यही कर दिया इन्होंने। कहा कि बीजेपी जो है, जो नरेंद्र मोदी के साथ है, वो देशभक्त है, वो हिंदू है। जो इनके साथ नहीं है वो देश विरोधी है, अहिंदू है, मुसलमानों के साथ है। अब उसके बाद देखिए उनको दिक्कत ये हो गई, जो करना चाहिए था वो किया नहीं। हमारे गांव में एक और कहावत है, चोर बोले जोर से। जो चोर होता है वो बहुत जोर जोर से बोलता है, चिल्ला चिल्ला के बोलता है, और उससे लगता है कि अरे यार ये इतना जोर जोर से बोल रहा है, सही बोल रहा हूं। नरेंद्र मोदी जी ने जो कांग्रेस का घोषणा पत्र है, जो न्याय पत्र जिसको कह रहे हैं, उसको किस तरह से प्रेजेंट कर रहे हैं, उससे आप अंदाजा लगाइए।
कांग्रेस ने 42-46 पेज का अपना न्याय पत्र बनाया है, इनका 73 पेज का। तो 73 पेज में एक पेज भी आपके पास बोलने लायक नहीं है। जो अपने घोषणा पत्र पे बात करिए आप, 46 पेज में जो आप बोल रहे हो, उसमें आप जो किसानों के लिए है, जो महिलाओं के लिए है, जो युवाओं के लिए है, उस पर आप कहाँ चर्चा कर रहे हो? आप तो कुछ और बोल रहे हो जो नहीं बोला। संदीप भाई ने उस पर बोल दिया, इसलिए मैं कुछ बोलूंगा नहीं। लेकिन ठीक है धनंजय जी। सबसे दुखद पहलू है कि इनके, छोड़ दीजिए आम आदमी की क्या हैसियत है, इनके मुख्यमंत्री की क्या हैसियत है, और जिनकी हैसियत थी जिन मुख्यमंत्रियों की, उनके क्या हाल किए। वो देवेंद्र फडणवीस ले लीजिए, वो शिवराज सिंह चौहान ले लीजिए, वो वहां चले जाइए राजस्थान और वहां देख लीजिए, तमाम जगहों पे क्या हाल किया इन्होंने। एको अहम दूसरी नास्ती, मैं ही हूं, मैं ही सत्ता चलाऊंगा, सब कुछ मैं करूंगा। और वो मैं के साथ नौकरशाही है, जो पीएमओ है। पीएमओ और ईडी, सीबीआई, ये तमाम जो चीजों को लगा दिया, पूरा मीडिया को लगा दिया है, जो ये एक बंधुआ बना लिया है मीडिया को, और एकदम जॉम्बी बना दिया है मीडिया को। ये कितना खतरनाक हुआ है। कोई भी आदमी, देखिए जैसा कहा संदीप भाई ने कि हमेशा आम आदमी लोकल एडमिनिस्ट्रेशन से जूझता है, उसी से बात करता है। एडमिनिस्ट्रेशन जो छोड़ दीजिए, आम आदमी क्या चाहता है? महंगाई कम हो, ताकि उसके सारे साधन, सारे सामान जो उसकी पकड़ में हो, और दूसरा उसके पास रोजगार हो, नौकरी हो, जिससे वो कमाए और खाए। सरकार, इस देश की सरकार अब तक हमारी स्वास्थ्य चिंताओं को, हमारी शिक्षा की चिंताओं को अपने पास लिया नहीं है। 75 साल हो गए, जबकि लेना चाहिए था। आप अमेरिका, स्वीडन, कहाँ कहाँ के उदाहरण देते हैं, वो लिया नहीं आपने। लेकिन जो आदमी कमाता है, मेहनत करके, बड़ी मशक्कत करके, दिन रात पत्नी से दूर रख करके, बच्चों से दूर रख करके काम करता है, उसके बाद उसके हाथ में आता क्या फाइनली? आपने जीएसटी लगा करके पूरे छोटे व्यापार को खत्म कर दिया, जो छोटे मोटे रोजगार थे उसको खत्म कर दिया। इतनी, अब देखिए मामूली मामूली बात है, रेलवे में जो मिलता था बुजुर्गों को 60 साल से ऊपर, जो रियायत मिलती थी वो बंद कर, गैस की रियायत बंद कर दी। कोई रियायत है जो रहने दी? और हर जगह आपने इतना टैक्स का जाल फैला दिया। ऊपर से आपने क्या फैलाया? ये 5 किलो अनाज मैं दे रहा हूं, तुम कौन हो भाई देने वाले? कहां से लेके आए? ठीक है गुजरात के उस गांव धनंजय जी, नगर से, चूंकि जहाँ चाय बेच रहे थे आप। धनंजय जी मैं अभी आपके पास आ रहा हूं, क्योंकि चर्चा महाराष्ट्र सेंट्रिक है। सुधीर सूर्यवंशी जी को भी अभी दूसरी डिबेट में जाना है, मैं पहले इनके पास आता हूं। सुधीर जी, महाराष्ट्र की जब भी हम चर्चा करते हैं तो 3-4 चीजें सामने आती है। एक, महाराष्ट्र के अंदर कई सारी रीजनल आइडेंटिटी, या जो अलग अलग रीजन से उनके पॉलिटिकल जो एजेंडे होते हैं, वो हो सकता है कि कई बार दूसरे इलाके से मेल नहीं खाते। मसलन मराठवाड़ा जो सोचता है शायद वो खानदेश नहीं सोचता, विदर्भ जो सोचता है शायद वो मुंबई पुणे नहीं सोचता। ये स्थिति महाराष्ट्र में मोटे तौर पर है। लेकिन एक कॉमन फैक्टर इस बार दिख रहा है कि हर जगह मोदी हटाओ, बीजेपी हराओ, ये कॉमन फैक्टर के रूप में वोटर्स के बहुत बड़े हिस्से के बीच मौजूद है, जिसका अभाव किसी भी सरकार को हटाने के लिए कम से कम लोकसभा इलेक्शन में पिछले कई चुनाव से नहीं था। अब 2004 भी देखें, कांग्रेस एनसीपी के गठबंधन ने एक सामाजिक समीकरण पर चुनाव लड़ा, शिवसेना बीजेपी ने एक अलग सोशल इक्वेशन पे लड़ा, जिसको जितनी सीटें आई 4-9 में वही हुआ। 14 में कांग्रेस हराव से ज्यादा बड़ा था मोदी लाओ। और 2019 की जो परिस्थितियां थी, उन परिस्थितियों में साफ साफ देखा गया कि नरेंद्र मोदी भी फैक्टर खत्म हो गया। बालाकोट के बाद जो माहौल बना, उस माहौल में जनता ने कैंडिडेट छोड़ दिया, एमपी का कैंडिडेट, प्राइम मिनिस्ट्रियल कैंडिडेट छोड़ दिया। जनता को लगा कि एक अलग तरह का चुनावी राष्ट्रवाद और सेना के शौर्य, इन दोनों का कॉकटेल बनाकर जो पेश किया गया, उससे रिजल्ट आया। अभी महाराष्ट्र आपको किस तरफ जाता दिख रहा है? क्योंकि महाराष्ट्र के बारे में जब भी हम चर्चा करते हैं, छत्रपति शिवाजी महाराज के सम्मान और अपमान दोनों मुद्दे सामने आते हैं। और मुझे याद है वो दिन, जिस दिन प्रदर्शन हो गए थे, जब सुधांशु त्रिवेदी ने आज तक पर बैठ करके बोल दिया था कि औरंगजेब के सामने छत्रपति शिवाजी ने माफी मांगी थी, ये बातें कह दी थी। यानी भावना प्रधान राजनीति महाराष्ट्र में, इमोशन सोक्ड पॉलिटिक्स हमेशा होती रही है। अब आज की तारीख में ये इमोशन सोक्ड पॉलिटिक्स का डायरेक्शन क्या दिखता है, अलग अलग रीजनल आइडेंटिटी को कंसीडर करते हुए? आपने सही बात कही कि महाराष्ट्र में प्रांत है, जैसे यूरोप है, वैसे यूरोप में हर कंट्री की अलग अलग भाषा है, वैसे महाराष्ट्र में हर रीजन की अलग अलग डायलेक्ट है। जैसे
विवेक जी विदर्भ से नागपुर से आते थे। विदर्भी डायलेक्ट, विदर्भ में दो डायलेक्ट है, एक वराडी डायलेक्ट है और विदर्भ का अलग डायलेक्ट है, ईस्ट विदर्भ का। आप आगे जाएंगे खानदेश में, वहां पे ऐरानी नाम की बोली भाषा बोली जाती है, वहां से मैं आता हूँ खुद। तो वो लोग तो, हम तो मराठी भी मदर टंग नहीं करते, हम बोलते हमारी मदर टंग ऐरानी है। आप सेंटर महाराष्ट्र में आएंगे तो वहां पे एक अलग तरह की मराठी बोली जाती है। कोंकण में अलग तरह की, कोंकणी से थोड़ा मिक्स होके मालवनी टाइप मराठी बोली जाती है। तो महाराष्ट्र एक स्टेट विद इन अ स्टेट ऐसा एक है, इसलिए डिफरेंट कल्चर यहाँ पे आपको जो खान संस्कृति है उसके ऊपर, उसको मुगलों का काफी इम्पैक्ट है। यहाँ पे गुजरात का भी काफी इम्पैक्ट है, क्योंकि यहाँ पे बॉर्डर साउथ का भी काफी इम्पैक्ट है। इसलिए मल्टी कल्चर, मल्टी रिलीजन और मल्टी इंक्लूसिव सॉर्ट ऑफ स्टेट महाराष्ट्र। इसलिए सब जो लोग बॉम्बे में आते हैं, मुंबई में आते हैं, सबको वेलकम करने वाला जो सिटी है, जो स्टेट है, वो महाराष्ट्र है। महाराष्ट्र में कोई भी बंदा आ जाए तो उसको लगता नहीं भाई ये नया शहर है, नई जगह है, वो समा जाता है यहाँ पे, वो ये हो जाता है। आप गुजरात चले जाइए तो आपको लगता है आपका कौन से प्रांत में आ जाए, कौन सी भाषा, उधर भाषा तो ठीक है लेकिन कल्चर आप बात करेंगे, खान पान की बात करेंगे। आपको नॉनवेज खाना पड़े हो गुजरात में, आपको 50 किलोमीटर गांव के बाहर जाना पड़ता है। महाराष्ट्र में घर के बाहर निकले नॉनवेज का ठेला मिल जाएगा, अच्छी होटल मिल जाएगी, वहां पे ठेला रहे। तो महाराष्ट्र एक अलग है। दूसरी अहम बात मैं आपको कहना चाहता हूं कि जो रीजनल आइडेंटिटी है वो जुड़ी हुई है। इसके वजह से महाराष्ट्र में सिर्फ दो बड़ी रीजनल पार्टी है, वो है एनसीपी और शिवसेना उद्धव ठाकरे की, और लोग उनसे जुड़ते हैं। महाराष्ट्र का, विदर्भ का, वेस्टर्न महाराष्ट्र का कोई भी आदमी जब बम्बई आता है तो उनका जो पार्टी का जो उसका कनेक्ट होता है वो छोड़ देता है। वो बम्बई में आने के बाद में वो शिवसेना का हो जाता है, वो आदमी, वो मराठी आदमी के साथ जुड़ जाता है। वो को बीजेपी का हो, कांग्रेस का हो, बोलता है नहीं, मैं मेरे गांव में बीजेपी का रहूंगा, लेकिन मैं जब मुंबई में आता हूं तो मैं शिवसेना के साथ जुड़ जाता हूं, क्योंकि मेरी अस्मिता, मराठी आदमी की अस्मिता वो ठाकरे फैमिली के साथ में, वो शिवसेना के साथ में। इसलिए उद्धव ठाकरे के साथ में सिंपैथी होने की सबसे बड़ी वजह मराठी आदमी फील करता है। जैसे संदीप जी ने बताया कि यहाँ पे एक संघर्ष है, गुजराती वर्सेस मराठी। जो बंबई महाराष्ट्र को देना नहीं चाहते थे वो गुजरात को ज्वाइन करना चाहते हैं। इसलिए मराठी आदमी हमेशा इनसिक्योर फील करता है कि किसी भी दिन, किसी भी रात बंबई महाराष्ट्र के कट किया जाएगा और गुजरात को दिया जाएगा। इसलिए जब पैच का मसला हुआ, अनएम्प्लॉयमेंट का मसला, बहुत प्रोजेक्ट महाराष्ट्र से गुजरात चले गए। 2 गुजराती लोग महाराष्ट्र में आ रहे, भाषण दे रहे, पार्टियां तोड़ रहे, सरकार तोड़ रहे। लोगों को लग रहा है कि शिवाजी महाराज ने जब 4 बार जो सूरत की लूट अपने किसानों के लिए, अपने जो बहुजन लोगों के प्रोग्रेस के लिए किया था, उसका तो बदला लिया नहीं जा रहा है। इसी तरह से तमाम चीजें महाराष्ट्र के लोगों के दिल दिमाग में। और एक अहम बात करना चाहता हूँ, महाराष्ट्र का जो डीएनए है ना, वो मेरे ख्याल से बीजेपी अभी तक, आरएसएस के हेडक्वार्टर महाराष्ट्र में है, लेकिन आरएसएस को महाराष्ट्र पता नहीं चला। महाराष्ट्र का जो डीएनए हो शाहू फुले अंबेडकर का डीएनए है, सेकुलर प्रोग्रेसिव का डीएनए। इसलिए भारतीय जनता पार्टी को 2014 हो, 2019 हो, कभी भी मेजोरिटी यहाँ के स्टेट इलेक्शन में मिली नहीं। यही मेरे ख्याल से भारतीय जनता पार्टी और बीजेपी के टॉप लीडर, उनको लगता है कि उत्तर प्रदेश जैसा स्टेट हमारे साथ आ जाता है, राजस्थान आ जाता है, मध्य प्रदेश आ जाता है, महाराष्ट्र हमारा नेबरिंग स्टेट है, वो हमारे हाथ में क्यों नहीं आ रहा है? ये बीजेपी के लिए बहुत बड़ा चैलेंज है। हाँ, तो वो लगता है कि ये तो हमारा बगल का स्टेट है, हम क्यों नहीं हमारे साथ आ रहा है। इसलिए वो तोड़ मरोड़ की राजनीति करना चाहते हैं, लेकिन महाराष्ट्र को जनता को बिल्कुल पसंद नहीं। और दूसरी बात हम कहना चाहता हूँ, एक चीज और बताइए इसमें सुधीर जी, एक चीज जानना चाहते हैं हम कि 3 पार्टियों का मोटे तौर पर अलायंस है, एनसीपी शरद पवार वाली, उद्धव ठाकरे वाली शिवसेना और कांग्रेस पार्टी। इन तीनों के कार्डर क्या एक दूसरे के साथ गठबंधन में मजबूती के साथ जमे हुए हैं? पार्टी के लेवल पे, कैंडिडेट के लेवल पे कहीं कोई अंदर खाने डिस्क्रिमिनेशन तो नहीं है कि कांग्रेस का वर्कर उद्धव ठाकरे के कैंडिडेट को वोट देने से हिचके, या एनसीपी का कार्डर उनको वोट देने से हिचके, या शिवसेना वाले एनसीपी को वोट देने से हिचके? क्या ये गठबंधन ग्रास रूट लेवल पे हो चुका है? बहुत ही अहम और इंपॉर्टेंट सवाल आपने पूछा अभिषेक जी, क्योंकि वोट ऑफ ट्रांसफर उसके ऊपर ही डिपेंड है। मेरे ख्याल से जिस दिन महाविकास आघाड़ी का गठन हुआ उस टाइम पे कुछ ऐसे आरएसएस और हिंदुत्व के एक्सट्रीम लाइन जुड़े वाले लोग थे शिवसेना में, उनको ये बात अच्छी लगी नहीं, लेकिन परसेंटेज बहुत कम था, मिनिस्कल परसेंटेज। ज्यादा पैमाने लोगों का अच्छा लगा था, चलो भाई महाराष्ट्र में रीजनल पार्टी की सरकार आ गई, अच्छी चीज है।
लेकिन जो लोग हिंदुत्व, जो एक्सट्रीमिस्ट हिंदुत्व के जुड़े लोग हैं, वो एकनाथ शिंदे के साथ चले गए। लेकिन इसकी वजह से क्या हुआ, 2 साल में जिस तरीके से महाराष्ट्र के ऊपर अन्याय हुआ, अत्याचार हुआ, पार्टी तोड़ी गई, तो जो महाविकास आघाड़ी का जैसे जैसे कोई ऑफिस में बॉस बहुत स्ट्रांग हो, ऑथोरिटेरियन हो, तो ऑफिस के जो एम्प्लॉय रहते हैं साथ में जुड़े रहते हैं। बॉस स्ट्रांग नहीं हो तो एम्प्लॉय में बिखरे रहते हैं, फ्रेगमेंटेशन रहता है एम्प्लॉय में। वैसी तरह से महाराष्ट्र में ये बीजेपी ने जिस तरह से पार्टी तोड़ी गई, उसकी वजह से जो महाविकास आघाड़ी जो जेलिंग था, मेरे ख्याल से स्मूथ जेलिंग उनमें हो गई, इसलिए वो ट्रांसफर उनमें होने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। और दूसरी बात, दूसरी तरफ आप देखेंगे शिंदे और अजित पवार जिस तरह से गए, वो खुशी से नहीं गए। जैसे वो उनको कोई खुशी नहीं गई अजित पवार को, उसके जिस चाचा ने उनको खड़ा किया। अजित पवार, तो देवेंद्र फडणवीस और एकनाथ शिंदे का जो 3 दलों का अलायंस है, वो अलायंस कैसा है? तो उसमें वही तो दिक्कत है कि वो खुशी से नहीं गए, वो गन पॉइंट पे ईडी हो, सीबीआई उनकी वजह से वो गए, इसलिए उनमें जेलिंग नहीं हो रहा है उन केडर में। तो मुझे 2 दिन पहले ही एक अजित पवार के गुट के बड़ा आदमी है, बहुत कद्दावर नेता है, वो कह रहे थे कि लोग कह रहे हैं, उनके जो नीचे वाले लोग हैं, कि हम शरद पवार के साथ रहेंगे, जब तुम्हारा चुनाव होगा तब तुम्हारे साथ रहेंगे, लेकिन फिलहाल हम आज शरद पवार के साथ रहेंगे। शिवसेना के वैसे ही लोग जो शिंदे के साथ है, लेकिन निचला वाला जो तबका है वो बोल रहा है कि नहीं नहीं, हम उद्धव ठाकरे के साथ रहेंगे। ये टाइम है उद्धव ठाकरे को, शरद पवार को साथ देने का, ये टाइम है उनके साथ खड़े रहने का। ये टाइम नहीं कि गुजराती लोगों को मदद करने का, यहाँ से तुमको हेल्प करके। जब तुम्हारा चुनाव आएगा, जो लोकल बॉडी का चुनाव आएगा, तब तुम्हारे साथ हम खड़े रहेंगे। इसलिए मुझे लगता है कि लोग चले गए, लेकिन निचला जो तबका है वो बिल्कुल उनके साथ गए नहीं। ये बात क्लियर उभर के ही नांदेड़ में अशोक चौहान को लगा कि वो जाने के बाद में सब केडर उनके साथ चला जाएगा, लेकिन नांदेड़ में पहली बार हुआ अशोक चौहान की रैली, 50 लोगों की भी रैली नहीं हो रही है। जो आदमी कांग्रेस में 10,000 20,000 की रैली करता था, महाराष्ट्र में हर प्रांत में उनको बुलाया जाता था, वो नांदेड़ के बाहर भी निकल नहीं पाया वो आदमी, वहां पे जाने के बाद में इतनी बुरी तरह उनकी हालत हो गई। उनको मेरे ख्याल से रिक्वेस्ट करनी पड़ रही लोगों को, गांव गांव गली मोहल्ला जाके। उनको तो कुछ गांव में आने भी नहीं दिया गया, उनकी पत्नी को आने नहीं दिया, उनके फैमिली मेंबर को आने नहीं दिया। इसी तरह कैसे रहता है, पॉलिटिशियन को लगता है वो एक पार्टी से दूसरी पार्टी को चले जाएंगे, वो लोगों को टेकन फॉर ग्रांटेड ले लेते। लेकिन लोग भी होशियार है, लोग भी जानते हैं कि उनको क्या स्टैंड लेना है। इसलिए जो नांदेड़ की जो सीट सेफ होने जाने वाली थी, वो बिल्कुल भी अनसेफ हो गई वहां पे, इसलिए कांटे की टक्कर हो गई। इसलिए मराठवाड़ा, विदर्भ, लोग चले गए ऊपर के, लेकिन नीचे का तबका बिल्कुल हला नहीं है। इसलिए ये इलेक्शन मेरे ख्याल से क्लोज इलेक्शन हो गया। लास्ट बात मैं कहना चाहता हूँ, लाभार्थी के हर इलेक्शन में वो चीज उभर की रहती है। देखो, नरेंद्र मोदी ने किसानों को पैसा दिया, ठीक है, गरीब लोगों को पैसा दिया, ठीक है, लेकिन लोग पूछते, किसान पूछते, तुमने हमको 6,000 रुपया दिया 1 साल का, लेकिन हमारे पॉकेट से कितना गया? जैसे कपास का भाव आज 6,000 से 7,000 है, 2 साल पहले वो 10,000 था। सोयाबीन 4,000 है, 2 साल पहले वो 8,000 था। गन्ना, प्याज भाव कितना था 2-4 साल पहले, अभी वो भाव कम हो गए। इसी वजह से वो पूछते कि हमारे पॉकेट से आपने 2 लाख निकाल लिए, जीएसटी, हर चीज पे जीएसटी है, तो तुम 6,000 दे रहे, तो उसका क्या बड़ी चीज है? जो हमको जो एमएसपी है वो दे दो, हमको किसी की भीख नहीं चाहिए, किसी को कुछ पैसा नहीं चाहिए, हमको लाभार्थी नहीं होना चाहिए, हम हमारे दम पे जी सकते, वैसी ताकत हमारे पास है, हमको पानी दो, अच्छा रेट दो। मेरे ख्याल से इसलिए वो लाभार्थी एंगल भी इस इलेक्शन में बिल्कुल नहीं चल रहा है। जी, विवेक देशपांडे जी, क्या लगता है आपको? सीधे सीधे बताइए हमारे दर्शकों को कि महाराष्ट्र इस बार किस दिशा में जाता हुआ आपको दिखाई दे रहा है? कितनी लोकसभा सीटों पर अब भी एकनाथ शिंदे, शरद पवार और एकनाथ शिंदे, अजित पवार और देवेंद्र फडणवीस के गठबंधन की दावेदारी आपको दिखाई दे रही है? और कितनी लोकसभा सीटें ऐसी है जहां फियर ऑफ गुजरात लॉबी ये दिखाई नहीं दे रही है? अभिषेक जी, कहां पर गुजराती लॉबी का डर नहीं है और कहां पर है, ये इसका मेरा अभ्यास नहीं है, लेकिन आम एक धारणा ये है, ये मैंने इससे पहले भी कई प्रोग्राम्स में ये बात कही है कि 2 गुजराती जो है वो महाराष्ट्र की राजनीति को खराब कर रहे हैं। ये बात तो है, ये इसकी चर्चा हर जगह है। अब उसका विदर्भ में कितना इम्पैक्ट होगा मुझे पता नहीं, क्योंकि विदर्भ एक बहुत ज्यादा कॉस्मोपॉलिटन एरिया है। आप नागपुर में कभी आएंगे तो आपको पता चलेगा कि नागपुर कोई मराठी लोगों का शहर है ऐसा आपको महसूस ही नहीं होगा। हर तरह के लोग, मैं तो ये मानता हूँ नागपुर इस देश का
सबसे ज्यादा कॉस्मोपॉलिटन शहर है, कभी आपको अनुभव लेना होगा। तो ये विदर्भ में अक्रॉस द बोर्ड ये आपको दिखेगा। ये जो थोड़ा सा एक प्रो मराठी सेंटिमेंट है, मराठी अस्मिता जिसको कहते हैं, ये पश्चिम महाराष्ट्र में ज्यादा है, बंबई में भी है। पुणे, बंबई, नासिक और पश्चिम महाराष्ट्र का जो बेल्ट है वहां पर मराठी अस्मिता वाली बात ज्यादा बड़ी। और वहां पर अगर ये गुजराती लॉबी का एक फैक्टर काम कर रहा है तो मुझे आश्चर्य नहीं होगा। विदर्भ में मुझे नहीं लगता कि गुजराती लॉबी वगैरह इन जैसे विषयों से कुछ फर्क पड़ता है। विदर्भ में सीधा सीधा रूरल पार्ट जो है, रूरल एरिया जो है, उसमें किसानों की जो एक नाराजगी है, जो भी कारण गिनाए सुधीर जी ने, बिल्कुल वही है कि 3-4 साल पहले कपास 13,000 रुपए क्विंटल बिका और सोयाबीन की भी वही उसी तरह से कीमतें बहुत अच्छी थी। तो इसका कारण जो देवेंद्र फडणवीस बता रहे हैं, इनको एक्सप्लेन करना पड़ रहा है लोगों को कि ऐसा क्यों होता है। वो कह रहे हैं कि अंतरराष्ट्रीय कीमतों की वजह से इस तरह की कीमतें महाराष्ट्र में या फिर देश में डिसाइड की जाती है, ये कोई हमारे हाथ में नहीं है। इस तरह का एक एक्सप्लेनेशन उनको देना पड़ रहा है। लेकिन किसान तो उस बात को नहीं समझता, वो कहता है कि वो कुछ भी हो, लेकिन आप तो कह रहे थे हमारा इनकम दुगना कर देंगे। तो फिर आप अंतरराष्ट्रीय जो भी फोर्सेस है, मार्केट फोर्सेस, उसके बदौलत या फिर उनके हवाले हमको कैसे कर दिया आपने? आपने हमको प्रोटेक्शन क्या दिया है? इस तरह के सवाल जो है वो किसान कर रहे हैं। और विदर्भ में आपको पता ही है, सबसे ज्यादा किसानों की आत्महत्याएं जो है वो विदर्भ में होती है। जितना एग्रेरियन क्राइसिस सीवियर विदर्भ में है उतना और कहीं नहीं है। अब मराठवाड़ा में भी होने लगा है, मराठवाड़ा में भी उतना ही सीवियर है। तो यहाँ पर किसानों का जो मुद्दा है वो बहुत अहम है। अभी ओवरऑल जो है वो महाराष्ट्र में बहुत सारे फैक्टर, जैसे संदीप जी ने भी गिनाए, वो सारे फैक्टर जो है, और संदीप जी ने जो कहा कि कोई बात नहीं है जो भाजपा के पक्ष में जा रही, कोई बात नहीं है। अब नरेंद्र मोदी वाला फैक्टर जो है, मैंने आपको बताया कि अगर आप ग्रामीण इलाकों में चले जाए, विदर्भ की तो मैं बात कर ही सकता हूँ, बाकी जगह क्या है मुझे पता नहीं, नरेंद्र मोदी के ऊपर लोग टीका टिप्पणी कर रहे हैं, लोग गालियां दे रहे हैं, बहुत कड़े शब्दों में निंदा कर रहे हैं नरेंद्र मोदी की। ये पहली बार देखा गया। मैं 2019 में जब विदर्भ में घूमा था, उस समय मुझे हर जगह मोदी मोदी की रट लोग लगाते हुए मैंने सुना था, मैंने रिपोर्ट भी किया था। लेकिन अगर 5 साल में ये सब हुआ है तो कहीं ना कहीं आत्म परीक्षण करने की जरूरत है। आपने एक सवाल सुधीर जी से जो पूछा कि वो ग्राउंड लेवल पर कुछ वोट ट्रांसफर बराबर होगा या नहीं, मुझे लगता है कि दो जो कॉम्बिनेशन है, महायुति और महाविकास आघाड़ी, महाविकास आघाड़ी में 3 विक्टिम्स है और महायुति में 2 विक्टिम्स है और एक जो है वो जो प्रताड़ित करने वाला है वो है। अब नांदेड़ जैसी जगह लोग जब अशोक चव्हाण जी के साथ नहीं जा रहे, अशोक चव्हाण चले गए खुद, लेकिन लोग नहीं जा रहे, मुझे नहीं लगता कि इससे अशोक चव्हाण नाराज होंगे। मुझे लगता है अशोक चव्हाण अंदर ही अंदर इस बात से खुश होंगे, क्योंकि वो बड़ी जोर जबरदस्ती की वजह से वो बीजेपी में चले गए हैं। उनको नहीं जाना था, वो रो रहे थे, लिटरली रो रहे थे। इस तरह की खबरें भी आई, तो मुझे आश्चर्य नहीं होगा कि अशोक चव्हाण, अगर भाजपा उनका जो अलायंस है वो महाराष्ट्र में हार जाता है तो अशोक चव्हाण को खुशी होगी, और अशोक चव्हाण ही नहीं, अजीत पवार को भी खुशी होगी। विवेक जी, कांग्रेस के एक बड़े नेता ने मुझसे कहा था, निजी बातचीत में कहा, कुछ ही दिनों पहले की बात है, मैं नाम नहीं लूंगा, बहुत बड़े नेता है कांग्रेस के, उन्होंने कहा कि अभिषेक, ऐसे ही कहा कि अभिषेक जी आप जहां बैठे हुए हैं अभी मेरे साथ, उसी चेयर पे बैठे हुए थे अशोक चव्हाण और वो रो रहे थे। उन्होंने कहा कि अब और मैं नहीं झेल सकता, मैं खांटी कांग्रेसी हूं, भरोसा रखिए, मैं नहीं झेल सकता इसलिए जा रहा हूं। ये सुनकर मेरे भी कान खड़े हुआ। पहली अपॉर्चुनिटी पे वो सारे वापस आएंगे जो जबरदस्ती से वहां पर खींचे गए हैं, वो पहली अपॉर्चुनिटी से पे वो कांग्रेस में वापस आएंगे या फिर एनसीपी में वापस, जहां से वो गए हैं वहां वापस आएंगे पहली अपॉर्चुनिटी पे। वही तैयारी कर रहे हैं कि अब भाजपा की सरकार गिरती है केंद्र में और उनका रास्ता खुल जाता है वापस अपने ओरिजिनल पार्टी में जाने का, वो होगा। तो वो बिल्कुल नाराज नहीं होंगे, मुझे नहीं लगता कि अशोक चव्हाण नाराज है, वो खुश होंगे अंदर से कि अच्छा हो गया। और वो कोई कोशिश भी नहीं कर रहे होंगे कि अपने जो समर्थक है उनको बीजेपी के साथ जोड़ने की वो कोशिश भी नहीं कर रहे होंगे। इसमें भी, इसके भी बारे में मैं अपने आप को उनकी जगह रख के सोचता हूँ तो मुझे इस तरह से महसूस होता है। थोड़ा समय का अभाव है। संदीप मनोधने जी, आपने सुना महाराष्ट्र की पूरी परिस्थितियों को, और इस परिस्थिति को देखते हुए हम महाराष्ट्र की डेमोग्राफी पे नजर डालते हैं तो जो अनुमानित आंकड़ा मेरे पास है 32% मराठा है।
अब उसमें शहरी मराठा मोटे तौर पे पहले शिवसेना के साथ थे, बाला साहब के साथ। पता नहीं आज की स्थिति जैसा बता रहे हैं सुधीर जी, वो तो और ज्यादा बढ़ गए हैं। पश्चिम साइड के जो ग्रामीण मराठा थे, जो कोऑपरेटिव के साथ जिनकी राजनीति और जिनका समाज पूरा चलता था, वो एनसीपी के साथ मोटे तौर पर थे। विदर्भ का मराठा समाज कांग्रेस के साथ हुआ करता था, और ये तीनों पार्टियां एक जगह है। तो 32% मराठा है, 12-13% अल्पसंख्यक है, ऑलमोस्ट 45% का यह चंक है। इसके अलावा जो दूसरे समाज है, उस पर ऐसा नहीं है कि सारे लोग भारतीय जनता पार्टी के साथ हो, उनमें किसान भी है, नौजवान भी है, उसमें और भी सोसाइटी के दूसरे सेक्शन है, महिलाएं हैं, दलित हैं, कई पार्टियां हैं और कई सारे सेक्शंस हैं। अब आपको क्या लग रहा है कि इतने सारे सेक्शंस में, जहां 45% का तो सॉलिड चंक है मराठा और अल्पसंख्यक का, माइनॉरिटी का, भारतीय जनता पार्टी क्या वाकई खाता खोलने की स्थिति में या खाता खोलने से आगे जाने की स्थिति में कहां तक जाती हुई दिखाई दे रही है, या ये महायुति या एनडीए गठबंधन जो है? देखिए, ऐसा है, कई बार पॉलिटिक्स में कागज पर जो अरिथमेटिक हमको दिखता है वो वास्तविक धरातल पर वैसा का वैसा उतरता नहीं है। मतलब फॉर बीजेपी साइड बोलूं या अगेंस्ट बीजेपी साइड बोलूं, दोनों के लिए अप्लाई करता है। पॉलिटिक्स एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स आर्ट है जिसमें जमीनी स्तर पर मोबिलाइजेशन करना, लोगों को एक दिशा में लेके जाना, ये सब बहुत जरूरी होता है। बूथ मैनेजमेंट तक के लेवल तक के काम बहुत जरूरी होते हैं। इस सब में बीजेपी को महारत हासिल है। अब वो अपने रिसोर्सेस की वजह से हासिल है, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रेंथ की वजह से हासिल है, जो भी कारण हो। लेकिन जैसा मैंने अपने पिछले राउंड में कहा, पिछले 2 साल की जो ज्यादतियां इन्होंने कर दी, जो करने की दरअसल इन्हें जरूरत नहीं थी, टू माय लिमिटेड अंडरस्टैंडिंग, अगर ये नहीं करते तो उनका परफॉर्मेंस वर्तमान से बेहतर होता। इस चीज को लेके तो मैं टोटली श्योर हूं अपने माइंड में। जबरदस्ती लोगों को घसीट घसीट के जेल में अगर नहीं डालते, ईडी, सीबीआई, आईटी का इस तरह का नाच नहीं होता, पार्टियों को अगर ऐसे नहीं तोड़ा जाता, आज बीजेपी कहीं ज्यादा स्ट्रांग होती महाराष्ट्र में। ये करके उन्होंने, मुझे आई एम वेरी सर्टन, उन्होंने खुद का नुकसान किया है। अब वो उसमें से रिकवर करने की कोशिश करेंगे। मैं संदीप जी से पूर्ण सहमत हूँ। ये जो अपने आप को चाणक्य समझने वाले हैं, वो तो असल में वो कितने बेवकूफ है, वो उन्होंने सिद्ध किया है महाराष्ट्र में। देखिए, बहुत ज्यादा डिस्ट्रक्शन जो होता है ना, हिंदुस्तानी माइंड, हम अभी भी चीन और रूस या तुर्की या नॉर्थ कोरिया नहीं बने हैं। अब पता नहीं 5 साल बाद बन जाएंगे कि नहीं, उम्मीद तो यही है कि शायद ना बने। लेकिन क्योंकि हम वैसे देश नहीं है, तो इस तरह का राजनीतिक विध्वंस आम भारतीय को पसंद नहीं आता। मैं जितने भी लोगों से मिलता हूं, जिसमें बहुत सारे मोदी समर्थक भी हैं, वो भी दबी जुबान में यही बोलते कि यार ये थोड़ा ज्यादा हो रहा है। मतलब उनकी सिंपैथी उद्धव ठाकरे के साथ ही जाती है, एकनाथ शिंदे के साथ सिंपैथी जाने का सवाल ही पैदा नहीं होता। वो भले ही वोट एक बार उनकी तरफ देते हैं, सिंपैथी का तो सवाल ही नहीं उठता। संदीप जी, ये तो आरएसएस के भी कुछ लोग कहते हैं, मेरे से बात होती है, आरएसएस से भी कुछ लोग कहते हैं कि पॉलिटिक्स इस तरह से नहीं किया जाता। ये आरएसएस के लोग भी कुछ कहते हैं। अब विवेक भाई तो आरएसएस पे बहुत जानकारी रखते हैं, मेरी लिमिटेड है कंपैरेटिवली, लेकिन मैं इतना तो समझ ही सकता हूं, मोदी जी ने आरएसएस का जो हाल किया है पिछले 10 सालों में और पिछले 20 सालों में, उसके बाद तो ये जादू ही है कि आरएसएस अभी भी कुछ कर रहा है मोदी जी के लिए। मतलब द वे मिस्टर मोदी हैड डिफेंड द एंटायर आरएसएस एंड टेकन चार्ज ऑफ इट, उसके बाद तो मतलब आरएसएस उनके लिए बूथ मैनेजमेंट और लोगों को मोबिलाइज करने का थोड़ा बहुत भी काम कर रहा है, तो ये तो कहीं ना कहीं पॉजिटिव ही है। और नहीं तो मुझे तो ऐसा लगता है कि इस साल वो बहुत हद तक विड्रॉ भी कर चुके हैं। और यहां से आगे विवेक जी कुछ कहना चाह रहे हैं? आपने एकदम सही बात की। आरएसएस अभी इस मूड में है कि वो मौका देख रहे हैं कि मोदी जी जो है, जिन्होंने आरएसएस की जो बेसिक मेथोडोलॉजी और फिलॉसफी है कि संगठन से कोई बड़ा नहीं और संगठन में शक्ति है, उसको पूरी तरह से उलट दिया है। इस आइडियोलॉजी को लेकर 100 साल में आरएसएस इस मुकाम पर पहुंची है। अगर इस बेसिक टेनेट को, इस बेसिक प्रिंसिपल को कोई वायलेट कर रहा है, तो उससे आगे का जो आरएसएस का जर्नी है वो पूरी तरह से तहस नहस हो जाएगा। ये रियलाइजेशन आरएसएस में है और वो सिर्फ मौका देखेंगे। जो मोदी जी से उनको काम करवाना था 10 साल में करवा लिया। मुझे ये सेंस है कि इस इलेक्शन में आरएसएस ने विड्रॉ कर लिया है। जैसा 2004 में उनको अडवाणी और वाजपेयी को हराना था, 2004 में आरएसएस ने हराया है। और इसका प्रूफ
खुद आरएसएस के एक लीडर ने दिया था, जब उनसे पूछा था क्यों हारे, तो उन्होंने कहा हिंदुत्व की कदर नहीं की इसलिए हारे। अब हिंदुत्व की कदर न करने पर कौन नाराज होंगे? आरएसएस के लोग ही नाराज होंगे ना, उन्होंने हराया। विवेक जी, ये मोदी जी का दौर है और वो दौर नहीं शायद तो ढलान तो है महाराष्ट्र में। नहीं, इसलिए मैं बात खत्म करूंगा। आरएसएस ने अपने आप को विड्रॉ कर लिया है, ऐसा मुझे लगता है, क्योंकि जिस तरह के परसेंटेज वोट के आ रहे हैं नागपुर में भी इधर उधर, और जो मैं जानकारी लेता हूँ, आरएसएस के लिए मौका है कि मोदी जी के पर छाट दिए जाए और किसी ऑल्टरनेटिव को खड़ा किया जाए। कोई बात नहीं 250 पे उतर जाए, 230 पे उतर जाए, कोई बात नहीं, कोalition सरकार बना लेंगे, किसी और को सामने करेंगे, मोदी जी को कहेंगे आपने बहुमत नहीं ला पाए, आप अभी उतर जाइए। जिस तरह से वाजपेयी और अडवाणी को कहा था सुदर्शन जी ने कि आप नीचे उतर जाइए और नए खून को आप मौका दीजिए, बिल्कुल उसी तर्ज पर इस बार भी कुछ हो सकता है। ऐसा मैं जितना आरएसएस को समझता हूँ मुझे लगता है। भाजपा पर एक अलग से चर्चा भी रखेंगे। जी संदीप जी कंटिन्यू करें। अभिषेक जी, ऐसा है कि जो कुछ अभी विवेक जी ने बोला, 1992 से 2002 और वहां से 2010 तक मोदी जी ने आरएसएस और वीएचपी गुजरात का जो हाल किया था, क्या ये उन्हें पता नहीं था? क्या आरएसएस को पता नहीं था कि गुजरात में आरएसएस और वीएचपी, तोगड़िया जी का तो नाम ही गायब हो गया इतिहास से, उनका क्या हाल किया मोदी जी ने? उसके बाद भी गोवा अधिवेशन में अगर राजनाथ सिंह से मोदी जी का नाम आगे बढ़वाया जाता है आरएसएस के द्वारा, तो फिर तो जो हुआ वो तो होना ही था। और मेरे ख्याल से आरएसएस को इसके लिए तैयार रहना ही था, वो शायद तैयार रहे भी होंगे, और उस पूरे घटनाक्रम का पटाक्षेप होने का समय अब आ चुका है। मैं फिर कह रहा हूं, फाइनल सीटें ये कितनी जीतेंगे, सरकार किसकी बनेगी, ये तो आखिरी दिन तक कहना ईवीएम के जमाने में असंभव हो चुका है। ये बहुत दुख की बात है कि हमें ऐसा कहना पड़ रहा है, फिर तो हमारी सारी पॉलिटिकल एनालिसिस बेकार, ये प्रोग्राम करना ही बेकार। अब लेकिन जो सच्चाई है वो तो है। तो 100 बातों की एक बात लब्बो-लुआब ये है कि जमीन पर जिस तरह की उदासीनता है, वो गुस्से से पैदा हुई उदासीनता है। People have withdrawn in their shell because of the anger they feel at being able to do nothing. कि ये क्या चल रहा है, किसी को भी नाश कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो क्या स्ट्रॉन्गमैन पॉलिटिक्स ही होगी? अब चलो होगी तो होगी, ऑल्टरनेटिव ही कौन है? लेकिन इसके पीछे छुपे गुस्से को पहचानिए। और अपनी तमाम कमियों के बावजूद कांग्रेस ने, राहुल गांधी ने भारत जोड़ो न्याय यात्रा और उसके पहले भारत जोड़ो यात्रा करके कुछ हद तक उस उदासीनता और गुस्से को मुखरता प्रदान करने का चैनल प्रोवाइड किया है कुछ हद तक। ऑल्दो मैं हमेशा से कहता आया हूं कि दे कुड हैव डन मच मच बेटर। उन्होंने जो किया उससे 5 गुना बेहतर कर सकते थे। वो बेहतर ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर से, बेहतर प्रोपेगेंडा मशीन बनाकर, बहुत सारी ऐसी चीजें। सही कह रहे हैं। राहुल गांधी ने जो कोशिश की है वो निश्चित तौर पे गांधीयन कोशिश है। फर्क इतना है कि वो वीपी सिंह की तरफ से ऑपोजिशन को इलेक्ट्रीफाइंग नहीं कर पाए, वो मोमेंटम नहीं बना पाए, लेकिन उन्हें जो किया लोगों को सोचने पर विवश किया। अंतिम टिप्पणी धनंजय जी हम आपसे ले रहे हैं। महाराष्ट्र आपको आज की तारीख में लोकसभा चुनाव में किधर जाता हुआ दिख रहा है, और जिधर भी महाराष्ट्र आपको जाता हुआ दिख रहा है, अंतिम टैली जो लोकसभा चुनाव में 543 सीटों की बनेगी, सरकार बनाने और सरकार गिराने, अगली लोकसभा के कंपोजिशन में नई सरकार के 272 के आंकड़े में कितनी बड़ी भूमिका आप महाराष्ट्र की देख रहे हैं? महाराष्ट्र की बहुत बड़ी भूमिका होगी। और वो भूमिका जो आप कह रहे हैं कि कितनी सीटें आएंगी, ये तो मैं संदीप जी से सहमत हूँ कि ईवीएम है या पता नहीं है या नहीं है, मुझे ये भी नहीं मालूम। संदेह तो है कि है, ऐसा हो जाता है। तो वैसे में कहना मुश्किल है, लेकिन मुझे लगता है अगर सही तरीके से अगर आप उसकी एक पॉलिटिकल एनालिस्ट के तौर पे अगर देखते हैं, तो जिस तरह का आक्रोश है, ये आक्रोश इतना भयावह है कि अगर 5-7 सीट भी इनको आ जाए तो बहुत बड़ी उपलब्धि माने। मुझे ऐसा लगता है कि इतना भी शायद नहीं आए, लेकिन 5-7 सीट आ जाए तो बहुत बड़ी उपलब्धि है। क्योंकि हर व्यक्ति को, इवन जैसा विवेक जी बोल रहे हैं कि वो आरएसएस दूसरा एक टर्न ले सकता है, दूसरे को चुन सकता है, आरएसएस ने भी वो मौका खो दिया है। संदीप भाई ने बहुत सही कहा कि नरेंद्र मोदी लंबे समय से गुजरात में, आपने उनको नहीं पहचाना। आरएसएस एक ऐसा शेर है जिसके नाखून टूट गए हैं, सब खत्म हो गए। अब आरएसएस में कुछ बचता नहीं है। एक राष्ट्रवाद और हिंदुत्व दोनों उसने मोदी जी के साथ खो दिया है, और अब नया जो हिंदुस्तान होगा वो सामाजिक न्याय का हिंदुस्तान होगा। और मैं एक और लाइन बोलूं कि राहुल गांधी ने कुछ किया नहीं किया, लेकिन एक काम किया, ये ज़ॉम्बी बनने से देश को बचाया है, और वो कहा है कि बोलना जरूरी है, डरना नहीं है। ये बहुत बड़ा उपलब्धि है राहुल गांधी की, मैं मानता हूँ इसको। जी।
निश्चित तौर पर जिस प्रकार से राहुल गांधी ने अपोजिशन को जगाया, ये बहुत बड़ी बात थी। लेकिन जिस ढंग से महाराष्ट्र जगा हुआ है और उस जगे हुए महाराष्ट्र में जहां एक तरफ बाला साहब ठाकरे की शिवसेना है जिससे नाम निशान छीन लिया गया, दूसरी तरफ कथित तौर पर एक बाला साहब देवरस वाली शिवसेना भी है जो सत्ता में बैठी हुई है। एक तरफ महाराष्ट्र के परमानेंट उप मुख्यमंत्री, शायद जीके की किताबों में भी आ जाए कि देवेंद्र अजीत पवार कितनी सरकारों में उप मुख्यमंत्री रहे, बिल्कुल इसी तरह जीके की किताबों में वो आ जाएंगे जिस तरह से नीतीश कुमार के बारे में आ जाएगा कि कितने उप मुख्यमंत्री उनके अधीन काम कर चुके। तो इस तरह से एक पार्टी जो अलग टूटी, और तीसरी पार्टी भारतीय जनता पार्टी जिसने अपने 5 साल और 80 घंटे के मुख्यमंत्री को डिप्टी सीएम बनाया। संघ अपनी भूमिका जहां जो महाराष्ट्र में पहले से लिमिटेड थी वो और लिमिटेड होती हुई दिखी, और उस परिस्थिति में नरेंद्र मोदी और अमित शाह का गुजरात से होना, गुजरात लॉबी की महाराष्ट्र में बढ़ती हुई भूमिका, और इस भूमिका के सहारे महाराष्ट्र की पूरी राजनीति को, लोकप्रिय सरकार को तितर बितर कर जनमत के साथ खिलवाड़ करने की जो कोशिश है, उस कोशिश में आपने ये भी देखा कि चुनाव आयोग को भी बहुत बेशर्मी के साथ हाई कोर्ट में जाकर कहना पड़ा कि पुणे का बाई इलेक्शन करवाना वो भूल गया। ये आज के अमृतकाल की एक उपलब्धियों में इसे दर्ज किया जा सकता है। लेकिन याद रखिए, महाराष्ट्र अमृतकाल की किसी उपलब्धि का बोझ ढोने के लिए तैयार दिखाई नहीं देता। वो अपने इतिहास के साथ जाता हुआ दिख रहा है, जिसमें चाहे समाज सुधार आंदोलन हो, चाहे वाईवी चौहान के जमाने का भारत में इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हो, हर तरह की बुनियाद जो महाराष्ट्र में तैयार की है। अब फिर सवाल उठता है कि क्या नरेंद्र मोदी और अमित शाह की व्यक्तिवादी सत्ता और व्यक्तिवादी राजनीति से मुक्ति दिलाने का बोझ भी महाराष्ट्र ने अपने कंधों पर उठा रखा है। देखते हैं क्या होता है। 2 चरण के चुनाव हो चुके, 4 जून को बचे हुए चरणों के चुनाव और हो चुके चुनाव, सबका नतीजा आपके सामने होगा। और याद रखिए, सरकार बनाने में महाराष्ट्र की भूमिका सबसे ज्यादा होगी। उत्तर प्रदेश के बाद महाराष्ट्र दूसरा बड़ा राज्य है जहां से सबसे ज्यादा सीटें आती है। आज की इस बेहद सार्थक चर्चा में जुड़ने के लिए संदीप मनुधने जी, सुधीर सूर्यवंशी जी, विवेक देश पांडे जी और धनंजय कुमार जी, आप सबने हमारे लिए समय निकाला। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। नमस्कार।